नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट को जो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। तो इससे पहले हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि यूपी टेट और सी टेट की आपकी जो आगामी परीक्षाएं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का जो 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक है, तो उसमें गद्यांश पढ़कर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश गांधी जी की जीवन से जुड़ी एक घटना पर आधारित है। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। गांधी जी मानते थे कि जो सामाजिक या सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से पहले कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए वे आश्रम जीवन बिताते थे। वहाँ सभी एक जो है भोजनालय में भोजन करते थे। इससे क्या होता कि समय और धन दोनों ही बचते थे। सामूहिक जीवन का अभ्यास भी हो जाता था, लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालन, सुव्यवस्था और शुचिता के साथ में होना चाहिए। और क्या होता था कि इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे। भोजन के समय 2 बार घंटी बजती थी और जो दूसरी घंटी बजने तक भोजनालय में नहीं पहुंच पाता, उसे दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था। दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर का द्वार बंद कर दिया जाता था, जिससे बाद में आने वाले व्यक्ति अंदर न आने पाएं। एक दिन गांधी जी क्या हुआ, पिछड़ गए। संयोग से उस दिन आश्रमवासी श्री हरिभाऊ उपाध्याय भी पिछड़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बापू जो थे वो बरामदे में खड़े हैं। बैठने के लिए ना बेंच है ना कुर्सी। हरिभाऊ ने विनोद करते हुए कहा, बापूजी तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए। तो गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। हरिभाऊ जी ने कहा, बैठने के लिए कुर्सी लाऊं बापू? गांधी जी बोले, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, सज़ा पूरी भुगतनी चाहिए, उसी में सच्चा आनंद है। तो चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गांधी जी ने किस बात की सज़ा पूरी भुगतने की बात की थी? सामूहिक जीवन की, आश्रम जीवन बिताने की, गलत नियम बिताने की, या फिर देर से रसोई घर में पहुंचने की? तो जो देर से रसोई घर में पहुंचे थे गांधी जी, तो उसकी जो है सज़ा पूरी भुगतने की उन्होंने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सब समान स्तर के हों, समान विचारधारा होनी चाहिए, समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, या फिर समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन है डी, जो आपका है वो राइट है कि समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। गांधी जी यह कथन किस ओर संकेत करके कह रहे थे? तो कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे, या फिर कानून के हाथ लंबे होते थे, या गांधी जी झेप गए थे? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गांधी जी मतलब कहने का उनका ये संकेत था कि कानून जो है किसी तरीके का भेदभाव नहीं करता, तो कानून की दृष्टि में सभी समान है। तो इसलिए जब वो लेट हो गए थे तो कहीं ना कहीं वो भी जो है पिछड़ गए थे, तो वो दूसरी पंक्ति में खड़े हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 कह रहा है कि दूसरी घंटी के बाद रसोईया घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया जाता था? ताकि लोग अंदर ना आ सकें, ताकि लोग एक आध दिन का उपवास कर सकें, ऐसा गांधी जी का निर्देश हुआ था, या फिर ताकि लोग समय पर भोजन करें और नियम का पालन करें? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि ताकि लोग जो हैं वो समय पर भोजन करें और नियमों का पालन करें। इस चक्कर में जो है रसोई घर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था दूसरी घंटी के बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करें, इससे क्या होता था कि गांधी जी और हरिभाऊ जी को बहुत असुविधा हुई। सामूहिक जीवन के महत्व का पता चला। केवल धन की बचत होती थी या फिर सुव्यवस्था रहती थी? तो इसमें क्या होता था कि इससे क्या होता है कि सामूहिक जीवन के जो महत्व है उसका पता चलता था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुचिता शब्द का अर्थ क्या होगा?
निष्पक्षता, पवित्रता, निर्मलता या फिर सरलता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? आधिक्य, माणिक्य, अत्यधिक या फिर कौटुंबिक। तो कौटुंबिक जो है वो इक प्रत्यय का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भोजनालय का संधि विच्छेद करना है। भोजन प्लस लय, भोजन प्लस नालय, भोजन प्लस अलय या फिर भोजन प्लस आलय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भोजन प्लस आलय जो होता है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भोजनालय का भोजन प्लस आलय। रसोई घर शब्द कैसा है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर तत्सम है। तो रसोई घर जो यौगिक है क्योंकि दो शब्दों से मिला है, एक तो रसोई ऊपर से घर, तो रसोई घर मिल रहा है तो आपका कैसा शब्द हो जाएगा? यौगिक। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 जो है गद्यांश पढ़कर ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए एक बार हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं। इन्हें हम अपने जो है बड़े बूढ़ों से बचपन से सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग ज़रूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता जो है महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं को विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि वे पहली घटी हुई घटनाओं को ज़रूर दोहराएं। बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। इन क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोक कथाओं में शामिल होते हैं, घटनाएं शामिल होती हैं, लोक कल्पना, लोक जीवन के रंग या फिर लोक की उड़ान। तो अभी हम लोगों ने देखा था आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक जीवन के रंग इसमें शामिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लोक कथाओं में किस परिवेश के महक की बात की गई? ग्रामीण परिवेश के, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश, शहरी परिवेश या फिर विद्यालय के परिवेश। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों के आसपास जो मौजूद परिवेश होता है तो उसके महक की बात जो है लोक कथाओं में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? वे कहानी में मज़े लें, वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे कहानी से जुड़ाव आ सके, कहानी सुनना या फिर घटनाओं की भाषा को समझना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे कहानी से जुड़ाव आ सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु क्या है? लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लोक कथाओं में लोक तत्व होते हैं। लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क, भाषा का विकास किया जा सकता है या फिर कहानी में याद रखना ज़रूरी है। तो लोक कथाओं के माध्यम से क्या होता है? कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि परिवेश की महक पद का अर्थ क्या है? परिवेश की खुशबू, परिवेश की गंध, परिवेश की विशिष्टताएं या फिर सीमाएं या फिर परिवेश की कहानियाँ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवेश की विशिष्टताएं एवं सीमाएं। चलिए 15 नंबर पर आते हैं हम लोग। 15 नंबर कह रहा है कि कहानी की क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है। वाक्य किस ओर संकेत करता है? कहानियाँ बच्चों की मानसिक दशा को दर्शाती हैं या फिर बच्चे भी कहानी के बारे में लगभग उसी तरह सोचने लगते हैं जिस तरह की कहानी में घटनाएं होती थी, और कहानियों में एक क्रम होता है या फिर बच्चे भी कहानी के क्रम में ही सोचते हैं।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे भी कहानियों के बारे में लगभग उसी तरह से सोचते हैं जिस तरह की कहानी में घटनाएं घटित होती हैं। तो बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि कक्षा में जो है कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे, या फिर इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, या शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य जो है अनिवार्यता नहीं है? तो क्या नहीं है? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, या फिर विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपका गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है? लिखित परीक्षा और की उत्तर पुस्तिकाएं जो होती हैं, या फिर नोटबुक, शिक्षक डायरी, या फिर पोर्टफोलियो। तो जो लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं वो सर्वाधिक सहायक होंगी भाषा विकास की क्रमिक प्रगति जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? तो भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना जो है सबसे अधिक सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों, और जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिलें, या फिर जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। तो इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। तो ऐसा ही माहौल होना चाहिए भाषा की कक्षा का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? सुनना पढ़ना, या फिर पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, या फिर बोलना लिखना। तो इसमें क्या शामिल है? तो इसमें शामिल होता है सुनना एवं पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 पढ़ लेते हैं कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता जो है अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन दिए हैं कि अंकिता को डा वाले जो शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, या फिर उसे डा वाले शब्दों को सीडी सुनने के लिए देंगे, या फिर अंकिता को डा वाले शब्दों की सूची देंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से जो है उसके समक्ष प्रस्तुत करें और उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? यह राहुल की आदत है, या फिर राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, या फिर राहुल जानबूझकर ऐसा करता है कि उसे जवाब ना देना पड़े, या फिर राहुल को सही उत्तर नहीं पता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि राहुल जो होते हैं वो बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि पाठ पढ़ने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? तो नहीं होते, कौन से नहीं होंगे? क्यों, कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, यदि तो वाले प्रश्न, या फिर पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न जो है सहायक नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
कि राधिका जो है अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को जो है कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह किस ओर संकेत करता है? राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या फिर राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती, या फिर राधिका ध्यान से नहीं लिखती, या फिर उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि उसके जो विचारों की तेज गति है उसकी लेखनी के साथ में नहीं चल पाती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है? संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग होना, या फिर मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, या फिर तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण और आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो हैं किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, जो तुकांत ना हो, या फिर जो कोई सीख देती हो। तो किस प्रकार की पसंद करते हैं? जिनमें लयात्मकता हो। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहराव हो, केवल कविताएं, केवल कहानियां, या फिर ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो 29 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए क्या करते हैं? उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं, या फिर लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, या फिर धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है क्या है? विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, या फिर विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना, या फिर उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना, या फिर उपयुक्त पाठ सामग्री का अभाव होना। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना होना जो है भाषा शिक्षण की समस्या है। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में, इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पर उसको वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी हिंदी की जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।